हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य आर्यस। तो हमारी इंडियन जियोग्राफी को आज कंटिन्यू करते हुए जो हमारा फिजियोग्राफी ऑफ रीजन्स चल रहा था, फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो उसमें आज हम करते हैं कोस्टल प्लेन्स, तटवर्तीय मैदान। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, एक बार टॉपिक्स के नेम देख लेते हैं। हमने हिमालय देख लिया। हिमालय से भी पहले हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था और जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी थी कि जो आज हमारे पास अलग अलग फीचर्स मिल रहे हैं इंडिया में, जो हमारे पास अलग अलग ये मैदान मिल रहे हैं, कहीं पर पठार मिल रहे हैं, हिमालय मिल रहे हैं, तो ये कैसे बने, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने हिमालय भी पढ़े कि हिमालय को कैसे बांटा गया है, उनका डिवीज़न क्या है। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स भी पढ़े, जो हमारे पास मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, उसे कंप्लीट किया। उसके बाद हमने पठार कंप्लीट किए, इंडियन प्लेट्यूज़ और उनकी फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स, जो हमारा फोर्थ मेजर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का। ओके, तो कोस्टल प्लेन्स जिसे कि हम तटवर्तीय मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। देखिए, तटवर्तीय मैदानी प्रदेश में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे पास कोस्ट के पास के प्लेन्स हैं, राइट। कोस्ट के पास के प्लेन मतलब जहाँ पर भारत की सीमा पानी के साथ लग रही है, तो इसका मतलब समुद्र का जो तट है उसके साथ हमारे भारत की सीमा लग रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैदान बनते हैं, हम उन्हें कोस्टल प्लेन्स या फिर तटवर्तीय मैदान कहते हैं, क्योंकि ये तट के पास लग रहे हैं, कोस्ट के पास प्लेन्स बन रहे हैं, इसलिए। ओके, अब देखिए कोस्टल प्लेन्स हमारे पास डिवाइड कैसे किए गए। देखिए, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ को इजीली स्टडी करने के लिए उन चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, राइट, हमें अच्छे से समझ आए। तो इसी के लिए जब कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया गया तो उन्हें पहले तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन किया गया, मतलब दिशा के अनुसार हमें सबसे पहले बांटा गया कि कहाँ पर कोस्टल प्लेन कौन सा है। तो अगर वो पश्चिम की तरफ है, तो वो कौन से हुए, पश्चिमी तटवर्तीय मैदान। और अगर वो पूर्व की तरफ है तो वो कौन से हुए, पूर्वी तटवर्तीय मैदान। मतलब जो वेस्ट की तरफ है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सिंपल। ओके, लेकिन इन्हें हम पढ़ने से पहले एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि ये कोस्टल प्लेन्स बनते कैसे हैं, राइट। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी हमने सब चीज़ें देखी, तो और जैसे जैसे हमने बाकी टॉपिक्स भी किए फिजियोग्राफिक डिवीज़न में, तो हमने उनकी फॉर्मेशन भी देखी कि उनका निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स, तटवर्तीय मैदान बने कैसे। ऐसा तो नहीं कि शुरू से ही ये सब ऐसे बना हुआ है और हमें आज वैसे का वैसा मिल रहा है, नहीं, हर चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है, बनती है। ओके, कुछ भी हमें बना बनाया नहीं मिला था। जो भारत आज हमारे पास एशिया में है, वो पहले एशिया में भी नहीं था, लेकिन वो पहुंचा एशिया तक, उसकी हमने प्रोसेस की थी, राइट। तो वैसे ही ये जो मैदान हमारे पास बने, ये भी बने हुए नहीं थे पहले, बाद में धीरे धीरे इनकी फॉर्मेशन हुई अलग अलग प्रोसेसेस के कारण। अब वो कौन सी प्रोसेस थी, हर चीज़ जो हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनते हैं, स्थल बनते हैं, उनकी जो मेन हमारे पास रीज़न होता है वो यही है, अप्रदन और निक्षेपण। आपने देखे होंगे पीछे जितने भी हमने फॉर्मेशन पढ़े हैं, सब में सबसे इम्पोर्टेंट यही था, अप्रदन और निक्षेपण। जब भी अप्रदन होता है, अप्रदन मतलब इरोजन। ओके, इरोजन कैसे होगा, विंड की वजह से भी हो सकता है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, या रेनफॉल की वजह से, या फिर ढलान की वजह से, स्लोप की वजह से, किसी भी वजह से हमारे पास जब इरोजन होता है, अप्रदन होता है, तो वो उस जगह की, मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ पर ये यहाँ तक कुछ भी मिट्टी जमी हुई है, ओके, पदार्थ है, कण है, यहाँ पर मिट्टी है, पत्थर है, सब मिक्स है। लेकिन जब इनका अप्रदन होगा तो वो यहाँ से ये इतनी ऊपर वाली जो परत है ये हटा देगा। तो जब अप्रदन होता है तो एक परत कम हो जाती है, तो वो परत हट के, अब ऐसा तो नहीं कि जादू मंत्र से गायब हो जाएगी, नहीं, वो जो वहाँ से हटी है कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होती है, उसे हम कहते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। तो वही यहाँ पर हुआ हमारे पास कोस्टल प्लेन्स में, कि यहाँ पर जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है या और कहीं से नदियों से हमारे पास जो पदार्थ आ रहे थे, इरोजन हो रहा था, अप्रदन हो रहा था, वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो गए। अब देखिए, ये तो था उस तरफ से आने वाला, पूर्व दिशा से आने वाली यहाँ पर डिपॉजिट हुई, लेकिन यहाँ पर समुद्र की तरंगों से भी जो पदार्थ यहाँ तक पहुँच रहे थे वो भी यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, और इस निक्षेपण के कारण हमारे पास क्या बन गए, मैदान।
वही इस तरफ हुआ कि यहाँ से जो नदियाँ बहकर आ रही थी, ये नदियाँ बनाई हुई है, तो ये बहकर आ रही थी, ये अपने साथ कुछ पदार्थ लाई और यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया, और यहाँ से जो समुद्र की तरंगे थी वो यहाँ पर पदार्थ ला रही थी, तो यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया, निक्षेपण कर दिया, हमारे पास पदार्थ यहाँ पर जम गए, जमावट हुई, जिसके कारण हमारे पास मैदान बन गए। और तटवर्तीय मैदान इसलिए बने क्योंकि तट के पास बने हैं। ठीक है, ऐसे तो हमने मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश भी पढ़ा था, तो वो मैदान भी तो ऐसे ही बने थे ना, हिमालय से जो हमारे पास ऊपर से हिमालय से जो हमारे पास नदियाँ अपने साथ पदार्थ ला रही थी, तो वो स्लोप के कारण नीचे आके डिपॉजिट हो रही थी ना, निक्षेपण हो रहा था उनका, जिसकी वजह से हमारे पास मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश बना। लेकिन वहाँ पर हमने तटवर्तीय मैदान नहीं कहा, क्योंकि वो तट के पास नहीं थे, वो हमारे पास भारत के मध्य में थे, इसलिए हम उन्हें मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहते थे। ये हमारे पास तट पे है तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश, लेकिन मैदान बनने का जो रीज़न है वो तो सेम है ना दोनों जगह, जो निर्माण का कारण है वो तो दोनों जगह सेम है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे थे कि तटवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण का कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा निर्माण हो गया, अब हम देखते हैं इन्हें कैसे बांटा। अभी मैंने बताया पूर्व में है वो पूर्वी तटवर्तीय मैदान, पश्चिम में है वो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान। ठीक है, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखिए हमने जब पठार पढ़े थे तो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, घाट्स अलग है, कोस्टल प्लेन्स अलग है, बनते दोनों यहीं पर है। यहाँ पर हमारे पास मैदान हो गया तो यहाँ पर घाट्स हो गए, यहाँ पर मैदान है तो यहाँ पर घाट्स हो गए। थोड़ा सा इनकी आगे पीछे की है, कोस्ट के एकदम पास में जो हमारे पास मैदान बने वो मैदान है, उसके पीछे की तरफ जो बन रहे हैं वो घाट्स है। ठीक है, तो अब देखिए घाट्स और मैदान में जो हम जनरली डिफरेंस देखते हैं इनके फीचर्स में, वो ये है कि वेस्टर्न घाट जो है हमारे पास, पश्चिमी घाट जो थे वो हमारे पास काफ़ी चौड़े हैं। घाट्स की बात कर रही हूँ, याद रखना, घाट्स की बात कर रही हूँ, चौड़े हैं और लगातार बने हुए हैं, ये बीच में कहीं टूट नहीं रहे। कौन से? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो हमारे पास हैं वो कहीं भी टूट नहीं रहे हैं, हमारे पास चौड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पूर्वी घाट हैं वो लगातार ना बन के बीच में टूट रहे हैं और संकरे भी है, मतलब पतले हैं, कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर पतले हैं। घाट्स की बात हो रही है वो, और टूटे हुए भी हैं, लगातार नहीं है। लेकिन अब जब हम मैदान की बात करें तो वो जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे? जो हमारे पास पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है, वो हमारे पास चौड़े ना होकर संकरे हैं, मतलब घाट्स के जस्ट विपरीत हैं। ठीक है, घाट्स के एकदम विपरीत है, अपोजिट है, ये संकरे हैं, घाट्स चौड़े थे। और ये लगातार भी नहीं है हमारे पास, पश्चिम में कटे फटे हैं, टूटे हुए हैं, कहीं पर तो है ही नहीं। अब देखिए सिंपल सा रीज़न, आपको इजीली समझ भी आ जाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा सोचें कि अगर घाट्स हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक प्लेन पेपर ले लिया, अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास घाट्स है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर घाट्स हमारे पास बहुत चौड़े हैं, इसका मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं ना, और अगर घाट्स ही सारा एरिया कवर कर लेंगे तो हमारे पास जो मैदान बनने के लिए एरिया है, जो अप्रदन होके पदार्थ आए हैं, वो डिपॉजिट कहाँ होंगे? क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास मैदान ज़मीन थी वो तो किसने ले ली? घाट ने ले ली ना। अब वो नहीं दे रहे मैदान को, तो मैदान कहाँ से बैठेंगे? तो मैदान भी कहते ठीक है हम नहीं आते फिर, अगर तुम नहीं देते तो इसका मतलब ये घाट अगर पूरा एरिया कवर कर लेते हैं तो कहीं पर मैदान बनते ही नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि घाट चौड़े हैं, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है तो वो मैदान सिर्फ इतने से बने। लेकिन अगर वही हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में देखिए मैंने बताया घाट्स चौड़े नहीं हैं, पतले पतले हैं, तो ये ऐसे संकरे हैं, तो मतलब ये इतना एरिया कवर कर रहे हैं, कहीं पर तो घाट्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैदान का जो एरिया है वो इतना सारा हो गया ना, क्योंकि जो बचा हुआ हमारे पास एरिया बचेगा, यहाँ पर घाट्स बन गए, घाट से जो अप्रदन होकर पदार्थ आया, तो वो जितना हमारे पास सरफेस बच गया, जितना एरिया बच गया, वहीं पर आके निक्षेपण करेगा, डिपोजिशन करेगा। ये भी जो तरंगे हैं वो भी अपना जो पदार्थ लाके यहीं पर डिपोजिशन करेगी, जिसकी वजह से ये हमारे पास
चौड़े बन गए। तो अब आपको इजीली समझ आएगा कि घाट और मैदान में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क क्यों है, ये फ़र्क कैसे बना, वो भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि घाट चौड़े हैं तो मैदान संकरे, और अगर घाट संकरे हैं तो मैदान चौड़े। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो पूर्वी और पश्चिमी मैदान है, पूर्वी और पश्चिमी मैदान है, इनमें अलग अलग क्या फीचर्स हैं। देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात तो कर ही ली कि जो हमारे पास पश्चिमी मैदान है वो संकरे हैं और जो पूर्वी मैदान है वो चौड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैदान चौड़े हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए संकरे हैं तो इसकी जो विड्थ है ना वो लगभग 30 to 40 किलोमीटर ही है, लगभग इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम बात करें पूर्वी मैदान की तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ये 80 to 100 किलोमीटर। ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर तक हमारे पास पहुँच जाते हैं ये इनकी जो हमारे पास विड्थ है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये 30 से 40 है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये 80 तक पहुँच जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है नर्मदा ताप्ती का मुहाना। देखिए जहाँ पर नदियाँ आएगी तो वो अपने साथ पदार्थ बहुत कुछ लाती है, तो वो पदार्थ वहाँ पर आकर निक्षेपण करते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण मैदान बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत आ रही है, नदियाँ अपने साथ बहुत सारे पदार्थ ला रही है, बहुत सारी डेल्टा बना रही है। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा बना रही है जिसके कारण ये चौड़े हैं। तो यहाँ पर ये दो नदियाँ यहाँ आ रही है ना, तो इसलिए ये वाला जो एरिया है वो लगभग 80 किलोमीटर का तक पहुँच जाता है। लेकिन बाकी का जो एरिया है ये 30 से 40 किलोमीटर तक ही पहुँच पाता है। ठीक है, ये इतना एरिया ये तो इसी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी ये नदियाँ आ रही है, यहाँ पर नदियाँ आके गिर रही है, और बाकी ये जो अरेबियन सी है यहाँ पर काफ़ी डिपोजिशन कर देती है। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास 80 किलोमीटर तक बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर तक ही बन पाता है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा बनता है, मैंने अभी भी बताया डेल्टा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है एस्चुरीज। एस्चुरी, देखिए एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा और एस्चुरी में क्या फ़र्क है, हम यहाँ पर बात करते हैं। जब भी नदियाँ बहकर आती है तो वो अपने साथ पदार्थ लाती है। अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास सरफेस है, ज़मीन पड़ी है, मतलब इसके बाद जो समुद्र है वो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद वो बंट जाएगी। ठीक है, अलग अलग नदियों में बंट जाएगी, अपना रास्ता बढ़ा लेगी, जो अपनी लहरें हैं वो बढ़ा लेगी। ठीक है, इनका बहाव आगे तक फैल जाएगा, तो फैलने के कारण हमारे पास जो पदार्थ इनके आए थे वो दूर तक डिपॉजिट होंगे ना, तो ये दूर तक डिपॉजिट होंगे, तो वो पदार्थों की वजह से यहाँ पर हमारे पास मैदान बनते हैं। उन मैदान को हम डेल्टा कहते हैं। जो नदियों के बहाव के कारण पदार्थ लाए हुए दूर तक फैलाव करके निक्षेपण कर देते हैं, जमावट कर देते हैं, तो ये डेल्टा बन गया। लेकिन अगर वही हम बात करें कि नदी आ रही है लेकिन आगे ही समुद्र है, तो यहाँ पर आके ये सीधा गिरेगी ना नीचे, सीधा नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये जो डेल्टा है, ये जो पानी नदी अपने साथ पदार्थ लाई है वो दूर तक नहीं डिपॉजिट हो पाएगी, राइट, दूर तक नहीं बन पाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी। आया समझ में? तो यहाँ से जो गिर रही है वो हमने क्या कहा, एस्चुरी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर एस्चुरी डायरेक्ट आके हमारे पास समुद्र में गिर रही है, मतलब पानी जो है, नदियाँ हैं, वो सीधा अगर समुद्र में गिर रही है, तो यहाँ पर निक्षेपण कम होगा। इसीलिए तो हमारे पास पश्चिमी घाट में निक्षेपण कम होता है, ये मैदान कम बनते हैं, सॉरी पश्चिमी मैदान में हमारे पास निक्षेपण कम है और ये मैदान पतले बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस्चुरी है, नदियाँ अगर सीधा गिर रही है, और यहाँ पर अगर कुछ बना तो डेल्टा वो नर्मदा ताप्ती की वजह से बना। लेकिन यहाँ पर डेल्टा हर जगह बन रहा है, इतनी सारी नदियाँ आ रही हैं, सुवर्ण रेखा, यहाँ से पहले यहाँ पर हमारे पास सुंदरबन डेल्टा है ना सबसे बड़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, उसके बाद सुवर्ण रेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी नदियाँ आगे आके अपना निक्षेपण पूरा करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास डेल्टा बनते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो मैदान है वो भी चौड़े बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस था वो भी कवर हो गया। अब हम बात करते हैं उसके बाद कि जो यहाँ पर पश्चिमी मैदान है, यहाँ पर हमारे पास
नेचुरल हार्बर्स मिलते हैं, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह हमारे पास बहुत मिलते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आर्टिफिशियल तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट में। मुंबई का जो बंदरगाह है वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जो नेचुरल हार्बर्स मिलते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे पास। लेकिन ये नेचुरल हार्बर्स इस तरफ मिलते तो हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सबसे मेजर जो हमारे पास डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस ये है कि जो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है, यहाँ पर बारिश, रेनफॉल बहुत अच्छी है, रेनफॉल हाई है, लेकिन यहाँ पर कम है। अब देखिए, इसका भी एक रीज़न है, जियोग्राफी में हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अब यहाँ पर रेनफॉल हाई होने का क्या रीज़न है? हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो क्लाइमेट करेंगे। तो क्लाइमेट में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा साउथ मॉनसून है वो किस दिशा से आ रहा है? साउथ वेस्ट से, यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एंटर करके यहाँ पर बारिश करता है सबसे ज़्यादा। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस तरफ जब बारिश आती है, इस तरफ जो पानी आता है हमारे पास पूर्वी मैदान में, तो ये किस वजह से आता है? देखिए, जो मॉनसून है ना, वो भी दो ब्रांचेस में बढ़ता है, एक तो अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी की ब्रांच सबसे पहले पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बाद में। तो यहाँ पर जो पहुंचती है वो बारिश उतनी नहीं करती जितनी अरेबियन सी की ब्रांच करती है। ठीक है, अरब सागर की जो ब्रांच है वो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा बारिश करती है, और साउथ वेस्ट जो दिशा है वहीं से मॉनसून एंटर होता है ना, इसलिए भी यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये फ़र्क था, ये डिफरेंस था कि रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ कम, और क्यों होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये तो हमारा हो गया मेजर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इनके डिवीज़न की, इन्हें बांटा कैसे गया। देखिए, मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये सौराष्ट्र एरिया है, ये नर्मदा ताप्ती, ये तो मैंने बताई दी है, नदियाँ आ रही है। ये वाला जो एरिया है दमन, ये गोवा, ये मंगलुरु और कन्याकुमारी। ठीक है, इस तरफ नदियाँ हैं। और बाकी हम बात करते हैं इन्हें बांटा कैसे किया है। सौराष्ट्र से लेकर दमन तक का जो हमारे पास भाग है, इसे कहा गया काठियावाड़ तट। अब ये अलग अलग भी इसलिए बांटा गया क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स है वो अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग बांट दिया। ठीक है, सौराष्ट्र से लेकर दमन तक का जो हमारे पास तट है उसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, और कहाँ से कहाँ तक है वो भी याद रखना ज़रूरी है। दमन से लेकर गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ा तट, गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ा तट। देखिए, कर्नाटका में और वहाँ पर लैंग्वेज भी कन्नड़ है, तो वहीं से नाम पड़ गया कन्नड़ा तट। मंगलोर से फिर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मालाबार तट एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, आपको पता होगा, बैक वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास लगून बनते हैं, और कयाल भी कहते हैं हम इसे। कयाल क्या होता है? बैक वाटर। देखिए, मान लीजिए ये इस तरफ हमारे पास समुद्र है, तो समुद्र की लहरें जब बहुत फास्ट आती है, पानी आगे तक जाएगा, ये ज़मीन थी, इससे आगे तक जाएगा, तो आगे तक जाकर ये यहाँ पर हमारे पास पानी डिपॉजिट भी होगा। अब देखिए, लहरें अगर बहुत तेज आ रही है तो आगे तक जाके कुछ पानी पीछे भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मेनली सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर मालाबार तट पर ही ऐसा होता है कि ये आगे तक जाके केरल में यहाँ पर हमारे पास पानी रुक जाता है, आधा पानी वापस नहीं आता। तो जो पानी यहाँ पर रुका वो क्या बनाएगा? एक लेक टाइप स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। देखिए, बैक वाटर, पीछे रहा हुआ पानी, नाम से ही पता लग रहा है, जो पानी हमारे पास पीछे रह गया हम उसे क्या कहेंगे? बैक वाटर। सिंपल से है ना। तो ये पीछे रहा हुआ पानी, ये समुद्र यहाँ तक आया, यहाँ से पानी वापस ना जाकर यहीं पर डिपॉजिट हो गया, एक लेक लाइक स्ट्रक्चर बना दी, पीछे रह गया पानी, उसे हम कहते हैं बैक वाटर। ठीक है, ये बैक वाटर, और ये ही हमारे पास लेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम लगून कहते हैं। कोस्टल लगून, एक अटोल लगून होता है, कोरल रीफ्स में आता है, वो हम बाद में करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास लगून है सिंपल। ठीक है, और इसके अलावा इसे हम कयाल भी कहते हैं। कयाल एक ऐसा हिस्सा होता है जो पानी से या नदी से अलग होकर एक बना होता है और ज़मीन से घिरा होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है,
यहाँ से पानी आता है, आधा यहाँ पर रुक जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास कयाल है, क्योंकि चारों तरफ से हमारे पास ये ज़मीन से घिरा हुआ मिट्टी है आसपास। तो ये पानी का जो पीछे रहा हुआ हिस्सा है, उसकी वजह से जो हमारे पास एक शेप बनती है, हम उसे क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, जो कि बैक वाटर की वजह से बनते हैं और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मालाबार तट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है पूर्वी तटवर्तीय मैदान। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे इन्हें बांटा गया, देखिए पूर्वी तटवर्तीय मैदान को वैसे तो 2 भागों में बांटा गया है जनरली। सबसे मेन है जो कि यहाँ से लेकर सुवर्णरेखा से लेकर कृष्णा नदी तक, यहाँ से लेकर जो हमारे पास है वो नर्दन सिरकार, और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, नर्दन सिरकार, उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट भी कहा जाता है इसे, और इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है या कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया कि महानदी तक का जो एरिया है, यहाँ पर महानदी तक का जो एरिया है हम उसे कहते हैं उत्कल प्लेन। ठीक है, उत्कल मैदान। उसके बाद महानदी से लेकर हमारे पास कृष्णा नदी तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं आंध्र प्लेन या आंध्रा मैदान। और फिर कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो हमारे पास है वो तमिलनाडु मैदान। ठीक है, इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन जो इसकी सीमा है, इसकी जो बाउंड्री है, उसे 2 ही भागों में बांटा गया है, वो है नर्दन सिरकार, उत्तरी सरकार और कोरामंडल तट। ठीक है, अब देखिए कन्याकुमारी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी हमने कन्याकुमारी तक पढ़ा, इसमें भी हमने कन्याकुमारी तक पढ़ा, इसका मतलब कन्याकुमारी बीच का पॉइंट है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया। एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास 3 लेक्स भी पाई जाती है। चिलिका लेक जो कहा जाता है वो यहाँ महानदी से गोदावरी के बीच में है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जो एक लेक पाई जाती है वो कोलेरू लेक, काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा पुलिकत लेक, ये बहुत फेमस लेक है, ये हमारे पास तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पाई जाती है। यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है और यहाँ पर जो हमारे पास लेक पाई जा रही है उसे कहते हैं पुलिकत लेक। ठीक है, तो अब हम ये जो कंप्लीट किया है, आप वीडियो के स्टार्टिंग में ये मेरा मैप एकदम सही बना हुआ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब ये जो हमने पूरा डिफरेंस पढ़ा है पूर्वी मैदानी और पश्चिमी मैदान, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम एक बार रफली और देख लेते हैं कि कैसे बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इन्हें बांटते हैं 2 भागों में। हमारे पास यहाँ पर है पश्चिमी मैदान, यहाँ पर है पूर्वी। ठीक है, इन्हें हमें बस ये देखना है कि जो जो हमने डिफरेंस पढ़े वो कैसे पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मैदान, जिसे कि हमने वेस्टर्न पार्ट्स भी कहा था, वेस्टर्न प्लेन्स, और ये हमारे पास है ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, अब वेस्टर्न प्लेन में जो हमने सबसे पहला डिफरेंस पढ़ा था वो क्या था कि ये हमारे पास संकरे हैं। देखिए जो चौड़े थे वो थे घाट, लेकिन मैदान हमारे पास पश्चिम संकरे ही हैं, ये हमारे पास नैरो हैं। लेकिन जो पूर्वी मैदान है वो हमारे पास चौड़े हैं, मैदान घाट नहीं, मतलब वाइड है। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिफरेंस पढ़ा था, ये संकरे हैं तो कितनी है इनकी, 30 से 40 किलोमीटर लगभग। इनकी कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर लगभग। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास कभी कभी एक जगह पर 80 किलोमीटर भी पाई जाती है। वो कौन सा था, नर्मदा ताप्ती का मुहाना, नर्मदा तापी का मुहाना। लेकिन यहाँ पर तो 80 और 100 हर जगह रहते हैं। और यहाँ पर जो मेजर रिवर्स आती है, जो हमारे पास नदियाँ पाई जाती है, वो कौन सी है, उनका नाम एक बार देख लेते हैं। सुवर्णरेखा, उसके बाद हमने बात की थी महानदी, गोदावरी। देखिए गोदावरी कौन सी नदी है, आपको पता होना चाहिए, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, गंगा के बाद ये सबसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में ये बहुत लंबी है और काफ़ी ज़्यादा एरिया को ये कवर करती है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद कृष्णा और लास्ट में हमने पढ़ा था कावेरी। तो ये नदियाँ हमारे पास पूर्वी तटवर्तीय मैदान पे पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट डिफरेंस देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, एस्चुरीज
है ना, देखा समझा भी था कि एस्चुरी होता क्या है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बनते हैं वो क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा को भी हमने अच्छे से देख लिया था कि डेल्टा होता क्या है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा काफ़ी फेमस है। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स हैं, प्राकृतिक जो हमारे पास बंदरगाह वो यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर कम है। यहाँ पर रेनफॉल भी हाई है, यहाँ पर कम है। अब रेनफॉल हाई क्यों थी वो भी मैंने बताई थी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पर एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो हमने बात की थी कि इन्हें बांटा कैसे गया है, ये हमारे पास जो इस तरफ का पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है इन्हें हमने किन भागों में बांटा था। तो सबसे पहले हमने बात की थी काठियावाड़ तट। काठियावाड़ वो कहाँ से कहाँ तक था, वो हमारे पास सौराष्ट्र से दमन तक था। उसके बाद हमने बात की थी कोंकण तट। कोंकण कहाँ से कहाँ तक था, दमन से गोवा तक। फिर गोवा से लेकर हमारे पास मंगलोर तक कौन सा तट था, कन्नड़, जो कि हमने बात की थी वहाँ की लैंग्वेज पर है। उसके बाद मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो हमारे पास तट था वो कौन सा था, मालाबार। मालाबार में हमने पश्चिम जल मतलब बैक वाटर की बात की थी, जिसकी वजह से लगून या फिर हम कह सकते हैं कयाल बनते हैं। लेकिन जब हमने पूर्वी घाट को पूर्वी मैदान को बांटा तो हमने दो भागों में मेनली बांटा था। एक तो था नर्दन सरकार और दूसरा था कोरोमंडल कोस्ट। नर्दन सरकार को उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट भी कहा जाता है, लेकिन हमने इसे एक बॉक्स में बता देती हूँ, 3 भागों में और बांटा था। हमने महानदी तक का जो एरिया देखा था, ऊपर गंगा की नदी से महानदी तक का, उसे हमने उत्कल प्लेन कहा था, ठीक है, उत्कल मैदान। उसके बाद हमने महानदी से कृष्णा तक के मैदान को आंध्र मैदान भी कहा था, आंध्र मैदान। उसके बाद कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो मैदान है हमारे पास, हमने उसे तमिलनाडु मैदान कहा था। तो ये हमने इन 2 भागों में बांटने के अलावा 3 में और बांटा था, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं ना वो अलग हैं। देखिए जब भी हम भागों में बांटते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें क्या क्या अलग बातें हैं, तो वो अलग बातें उन अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग, उन अलग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें बांट देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट पश्चिमी घाट और पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। घाट अलग थे वो हम कर चुके हैं कब, जब हमने पठार किए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।